आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, अनूप चंद्र मिश्र जी, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम खास तौर पर जो एक देश एक चुनाव को लेकर के कैबिनेट ने मुहर लगाई है, उस पर हम बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीडी न्यूज पर बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर आपसे जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही हम समझना चाहेंगे कि भारत की जो विशालता है, जितना बड़ा देश भारत है, जितनी बड़ी आबादी है, हम जानते हैं कि यहां पर शुरुआत में कई दशकों तक एक देश एक चुनाव की तरह चुनाव हुआ, लेकिन आज के समय में यह कितना जरूरी है? लालचंद जी, अगर इसे देखें जी तो मैं इस थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोग गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 डाले गए, जिसमें पार्लियामेंट का और लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कार्यकाल जो था वो 5 साल रखा गया। और यद्यपि उसमें ये प्राविधान है कि अगर चुनी हुई सरकार जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आती है, रहती है, तो उसमें उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो संविधान के रचयिता थे, उनके दिमाग में यही कंसेप्ट था कि भाई इन्हें 5 साल दिया जाए ताकि ये जो चुनी हुई सरकार है ये अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ठीक है। और इसीलिए अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बाबा साहब अंबेडकर ने जिस समय चुनाव आयोग को स्टाफ देने की बात थी, तो कहा भाई इनको स्टाफ नहीं देंगे, इनको बहुत कम स्टाफ देंगे, क्योंकि हर समय तो चुनाव होना नहीं है। जिस समय चुनाव होगा उस समय ये स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टाफ मंगा लेंगे। तो क्योंकि हर समय चुनाव नहीं होने हैं, तो अगर आप देखें यही उनके दिमाग में कंसेप्ट थी और ये सिस्टम चलता भी रहा। बिल्कुल। पहला चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, तीसरा, चौथा, 67 तक जो चुनाव हुआ, तो चुनाव आयोग ने जो चौथा चुनाव भी कराया, उसमें 520 पार्लियामेंट की सीटें और 3563 असेंबली की सीटें जो हैं, इनका चुनाव साथ साथ कराया। बिल्कुल। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट 1967 तक चलता रहा। बिल्कुल। और चुनाव आयोग उसमें पूर्ण रूप से सक्षम रहा, सफल भी इसे कराने में। सही बात। ये तो केवल जिस समय लोगों की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई, दल बदल होने शुरू हो गए, लोग इधर उधर, वो चुनी हुई सरकारें जब गिरने लगी 68 के बाद से, तब से ये कुछ व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। वरना ये एक जो पहले से संविधान के टाइम से तब तक की व्यवस्था थी, वो यही थी कि इस देश में एक साइमल्टेनियस चुनाव होते। ठीक है सर, वर्तमान पर अगर आया जाए, अगर इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था लागू हो जाती है आपसी सहमति से, व्यापक सहमति से, तो इससे संसाधनों का, जनता के पैसे का अच्छा उपयोग, बेहतर उपयोग हो पाएगा। और इससे क्या जो गवर्नेंस है, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण हम सब जानते हैं, तो संसाधन की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, दोनों स्थिति में काफी सुधार आएगा क्या? लालचंद जी, आपने 2 मुद्दे उठाए हैं जी। पहला है संसाधन का। अब देखिए, पिछले 5 साल देखिए तो 25 चुनाव करा चुके हैं, और 25 चुनाव, हर साल 7 से 8 चुनाव कराए जाते हैं वहां पर। अब उसमें स्पेशल समरी रिवीजन होता है, और स्पेशल समरी रिवीजन, इलेक्टोरल रोल जो हैं उनका दोबारा से चुनाव के लिए, स्टेट के लिए वो समरी रिवीजन होता है। उसमें 3-4 महीने लगते हैं और लाखों लोग लगते हैं वहां पर। उसमें करोड़ों रुपए का व्यय होता है। फिर हर चुनाव में वहां पर पोलिंग स्टेशन लगते हैं, तो पोलिंग स्टेशन की सेटिंग में उसमें 2-3 महीने लगते हैं। उसमें अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी हर एक पोलिंग स्टेशन में देनी पड़ती है, उसमें भी करोड़ों रुपए लगते हैं। फिर कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस होगा,
कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन में सारी वो पूरी मशीनरी, उसको चाहे गाड़ियां हैं, चाहे स्टोरेज है, चाहे ईवीएम लाने हैं, चाहे लोगों को ले जाना है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं जी। फिर वहां कैंपेनिंग का पीरियड, हर स्टेट में अलग अलग कैंपेनिंग का। अब कैंपेनिंग में वहां सैकड़ों रैलियां होती हैं और एक एक रैली में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा उसमें। ठीक है। फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अच्छा 1.5 से 2 महीने एक इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा और 7 से 8 इलेक्शन अगर हर साल हुए तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो है कि भाई उस समय कोई घोषणा नहीं हो सकती, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो सारा डेवलपमेंट एक्टिविटी ठप वहां पर। तो इसका पूरा असर गवर्नेंस पर पड़ता है। अगर आप देखें तो हजारों करोड़ का खर्चा जो है वो इसमें होता है हर साल बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। बिल्कुल। भ्रष्टाचार पर इससे कितना लगाम लग पाएगा सर? भ्रष्टाचार पर, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, उस पर कितना अंकुश लग पाएगा? लालचंद जी, ये भी आपने एक प्रश्न पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि भ्रष्टाचार में देखिए, इसमें जब करोड़ों रुपए पार्टियां खर्च करेंगी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर वो चंदा लिया जाएगा, अलग अलग जगह से चंदा होगा तो जिस आदमी से चंदा लिया जाएगा उसकी कुछ अपेक्षा होगी कि भाई ये भी कुछ करे। तो ये सारी चीजें, ये जो खर्चा है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। तो अगर वो ये सारा खर्चा खत्म हो जाएगा, 5 साल में चुनाव होंगे, तो भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। जी। आपका चुनाव आयोग में एक गवर्नेंस की एक पॉइंट आपका रह गया। जरूर। गवर्नेंस का पॉइंट आपने कहा, तो गवर्नेंस में अगर आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी भी ये सोचती रहती है, अगर बार बार चुनाव होते हैं तो एक अनिश्चितता की स्थिति रहती है। बिल्कुल। कि वहां पर सरकार जो है वो एक रेगुलर सरकार नहीं है, नीतियां जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, भाई साल 6 महीने में तो दूसरी सरकार आ जाएगी। तो इन सच ए केस वो जब एक रेगुलरिटी नहीं रहती है तो ब्यूरोक्रेसी भी ये सोचती रहती है कि भाई इसमें एक सिग्नल गलत सा जाता है, तो वहां पर वो गवर्नेंस के लिए भी वो बहुत उचित नहीं है। अब आपके तजुर्बे से हम लोग जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो? लालचंद जी, 2 चीजें हैं इसमें। पहला तो ये कि जो लॉजिस्टिक्स है, अगर आप देखें अब तो चुनाव ईवीएम से होते हैं और 12 लाख बूथ हैं। 12 लाख बूथ पर हर बूथ पर एक ईवीएम लगती है जी। तो ईवीएम का मतलब हुआ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, ये पूरा एक ईवीएम का सेटअप है। तो 12 लाख ईवीएम हर एक जगह लगती है, कुछ उसकी ट्रेनिंग की 2-4-5%, 10% एक्स्ट्रा मान लीजिए। अगर वो चुनाव साथ होंगे तो हर पोलिंग बूथ पर एक पार्लियामेंट के लिए ईवीएम होगी और एक ईवीएम होगी असेंबली के लिए, तो दुगनी हो जाएंगी ईवीएम। तो ये 12 लाख ईवीएम और चाहिए होंगी। तो इनका जो मैन्युफैक्चर है वो होता है, ये 2 कंपनी करती है, सरकारी कंपनी, एक BEL है और एक ECIL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। तो ये दोनों कंपनी, इनको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो इन्हें करीब 1.5-2 साल लगेंगे इसे बनाने में, और जो भी ईवीएम का खर्चा होगा। इसके अलावा तैयारी में अभी जैसे 4 पोलिंग ऑफिसर लगते हैं, 1 प्रिसाइडिंग अफसर, 3 पोलिंग अफसर, उसमें अगर साइमल्टेनियस होगा तो उसमें कुछ स्टाफ थोड़ा और बढ़ जाएगा, और इसी तरह थोड़ा सुरक्षा बल जो है वो भी थोड़े से बढ़ जाएंगे जी। मगर इतना बड़ा देश है, हमारे पास इतने बड़े संसाधन हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। एक बात, अगर पार्लियामेंट इस प्रकार का एक निर्णय, ठीक है, एक बात सर, एक बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि अगर मान लीजिए किसी विधानसभा का कार्यकाल बीच में किसी भी वजह से खत्म हो जाता है, सरकार नहीं बन पाती है, तो वैसी स्थिति में क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, इस व्यवस्था को लागू करने पर? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम तो चुनाव कराना है। क्या व्यवस्था प्रतिपादित होती है ये तो व्यवस्थाकारों का, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको तय करना है।
मगर एक चीज है कि जैसे अभी ना आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 ये दो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं जी, इनमें व्यवस्था है कि भाई पार्लियामेंट का और असेंबली का जो कार्यकाल है वो 5 साल, वो 5 साल तक हाँ, चलेगा। हाँ, और मध्यावधि चुनाव होते हैं तो भी 5 साल तक चलेगा उसके बाद। तो अगर वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था बनती है, जैसे कि ये कोविंद कमेटी ने ये कहा है कि जब अगर चुनाव होंगे तो भाई फिर इसके बाद अगला चुनाव जो है वो बैलेंस पीरियड के लिए होगा। बिल्कुल, जैसे कि किसी सीट पर एमएलए और एमपी के लिए होता है, जैसे किसी सीट पर बीच में एमएलए या एमपी के लिए होता है कि बाकी समय के लिए उनका उपचुनाव किया जाता है। जी नहीं, अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट तो 5 साल चला और बीच में असेंबली जो है वो 2 साल के बाद जैसे असेंबली भंग हो गई तो इन्होंने व्यवस्था ये रखी है कि बैलेंस पीरियड अब 3 वर्ष रह गए, 3 साल के लिए, तो वो जो अगली जो असेंबली होगी वो 3 वर्ष के लिए चुनी जाएगी, जो बैलेंस पीरियड है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल प्रस्तावित कर रहे हैं, वो तो पार्लियामेंटेरियंस तय करेंगे कैसी व्यवस्था होगी। बिल्कुल, कई तरह के फायदे हैं और तभी तो इतना हाई लेवल कमेटी ने ये सिफारिश की है और आपने बहुत अच्छे तरह से हमारे दर्शकों को हमको समझाया कि इसमें किस तरह के फायदे हैं और क्या कुछ इससे बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और डीडी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र मिश्र जी जुड़े हुए थे।